ईरान अमेरिका की जंग बिल आखिर जो है मुज़ाकरात पर आमादा होने को दोनों मुमालिक तैयार हैं। पाकिस्तान को भी जो है वो दावत दी गई है। हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब शिरकत करेंगे। यूएस और इसराइल का ख्याल था कि वो चंद घंटों के अंदर अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे और रेजीम जो है वो फॉल कर जाएगी। रेजीम फॉल नहीं की बल्कि वो सस्टेन कर गई, एंड्योर कर गई। यूएस जो है इंडिया से कह रहा है कि आपको 1 महीने के लिए हम इजाजत दे रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीद लें। अभी आप ये समझिए, ईरान इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। ईरान के लिए सीज फायर का लफ्ज अनएक्सेप्टेबल है। तो ईरान तो नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है, बट ईरान इज ऑल्सो मेकिंग इट कॉस्टली फॉर इजराइल एंड यूएस। ईरान के अंदर लोगों की शहादतें हो रही हैं और उनके अवाम अपनी गवर्नमेंट को फुली सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान के लोगों को पता है कि हमारे लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। इरानियंस आर वेरी वेरी क्लियर हेडेड। इस वक्त जो भी हमले सिविलियन पॉपुलेशन और सिविलियन टारगेट्स पे हो रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूएस कॉन्सुलेट और यूएस इंटरेस्ट की जो जगह हैं हम उनको टारगेट करेंगे। तो वो एक चीज जो डिस्ट्रॉय की है ईरान ने, वो है मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद अरम अब्बास। ईरान अमेरिका की जंग बिल आखिर जो है मुज़ाकरात पर आमादा होने को दोनों मुमालिक तैयार हैं। आने वाले हफ्ते में जो है मुज़ाकरात तय पाए हैं टर्की में और पाकिस्तान को भी जो है वो दावत दी गई है। हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब शिरकत करेंगे। क्या ये जंग अब ख़त्म होने जा रही है? इस खित्ते में आखिर अब आगे क्या होने जा रहा है? मेरे साथ इस वक्त सीनियर जो डिफेंस एनालिस्ट मरियम फातिमा साहिबा मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मिस, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है कि दोनों मुमालिक जो हैं वो मुज़ाकरात पर आमादा हो जाएंगे? जी, आपने ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज का प्रोग्राम जो है आप कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि ये दोनों कंट्रीज। मैं आपके लिए जब वेस्ट का लफ्ज यूज करूंगी तो प्लीज आपने इसको मद्देनजर रखना है कि बाय वेस्ट आई मीन यूएस और उसके साथ जो है इजराइल लिंक्ड। इस वेस्ट में मैं यूरोप को लिंक नहीं कर रही। मैं इसके ऊपर आपके ऊपर रोशनी डालूंगी क्यों मैं यूरोप को इस वेस्ट में शामिल नहीं कर रही और क्यों जो है मुझे लगता है कि ये सारी पार्टीज जो हैं इस वक्त टुवर्ड्स नेगोशिएशंस मूव करना चाहती हैं। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल और अमेरिका, यूएस के मोटिव्स और थे इस जंग में के लिए और ईरान के मोटिव्स और थे। ईरान आइसोलेशन में जो है वो एक काफी बड़ी पावर अमेरिका और इजराइल को जो है वो टेक ऑन कर रहा था और कन्फ्रंट कर रहा था इस वॉर में। आप ये समझिए कि ईरान ने इसको शुरू से बहुत स्ट्रैटेजी के साथ वॉर ऑफ अट्राइशन में चेंज कर दिया, जबकि यूएस और इजराइल का ख्याल था कि वो चंद घंटों के अंदर अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे और इजराइल और अमेरिका जो है अपने शुरू के जो उन्होंने अटैक्स किए उसमें उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप को जो है जब शहीद किया, तो उनका ये ख्याल था कि उसके बाद इरानियंस जो हैं वो स्कैटर्ड फील करेंगे, उनके अंदर कियोस होगा और वो जो है इतने टेंशन में होंगे कि वो जो है होल्ड नहीं कर सकेंगे और रेजीम जो है वो फॉल कर जाएगी और साथ ही जो है उनके पास ये चांस होगा कि वो एक नेक्स्ट रेजीम इंस्टॉल कर दें। लेकिन सारा मामला जो है आप देखेंगे कि वो इसके बरक्स जो है वो मैनिफेस्ट हुए। रेजीम फॉल नहीं की बल्कि वो सस्टेन कर गई, एंड्योर कर गई। नंबर 1। नंबर 2, ईरान के अंदर नेशनलिज्म की एक वेव आ गई और सारे लोगों ने बाहर आके रैली किया बिहाइंड द रेजीम। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यूएस था और इजराइल था, इस दफा आप समझ लीजिए कि उनके अपने जो एलाइज हैं उनके अंदर भी एक पेज पे नहीं है, कन्वर्ज नहीं कर रहे ऑन द पॉइंट ऑफ अटैकिंग ईरान, क्योंकि ईरान मुसलसल नेगोशिएट कर रहा था और नेगोशिएशंस अपरेंटली जो है सक्सेसफुल जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने जो है वो सबोटैज की, इसराइल ने भी सबोटैज की और ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इससे जो है नेगोशिएशन का तमाम प्रोसेस जो है वो डिरेल हुआ, इरानियंस का ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया। और अब अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखें तो यूरोप को फील हो रहा है कि अमेरिका ने उसको डिच कर दिया, यूएस ने उसको डिच कर दिया। क्यों? वो इसलिए फील हो रहा है कि यूएस जो है इंडिया से कह रहा है कि आपको 1 महीने के लिए हम इजाजत दे रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीद लें। वही यूरोप जो यूक्रेन के इशू के ऊपर रशिया को आइसोलेट करना चाह रहा था, अब वो ये चाह रहा है कि आपका जब मूड हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि रशिया से ऑयल खरीद लें और आप हमें साथ करने हैं। हमें ईरान से भी ऑयल नहीं मिल रहा क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसकी तरफ जो ऑयल जो वहां से जा रहा है वो ज्यादातर उसके ऊपर रिलायंस कोरिया की है, जापान की है, इंडिया की है, साथ ही जो है वो यूरोप की भी है। तो आप समझ लीजिए कि इस जंग के अंदर शुरू में जो है
अगर आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी आप समझेंगे कि वो कुछ पॉइंट्स पे आपस में कन्वर्ज नहीं कर रहे थे, और इसराइल से भी वो सटपटाए हुए थे, एग्जैस्परेट थे। और इसी तरह अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप भी यूएस के साथ एक पेज के ऊपर नहीं है इस जंग में। इसके अलावा जो जिस तरह रजीम को जो है वो टॉपल करने में नाकाम रहे हैं, और ईरान ने बहुत सक्सेसफुली इसको एक वॉर ऑफ अट्राइशन कंटिन्यूड और लंबी वॉर में चेंज किया, नंबर वन। नंबर टू, ईरान ने बार बार अब ये कहा है कि अब ये जंग जो है ईरान के उसके ऊपर खत्म होगी, जब ईरान चाहेगा तो जंग खत्म होगी। ईरान ने इस जंग को ईरान ने तो काइनेटिक और पहले शुरू मिलिट्री से ही जंग बता दिया ज्यादा- था कि जंग जो है वो शुरू आपने किया और ख़त्म हम करेंगे। मुज़ाकरात की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की जानब से जो है बार बार जो है ये पेशकश की गई कि आए जी हम मुज़ाकरात करते हैं, आप सीज़ फायर करें, मुज़ाकरात करते हैं। तो अब आपको लगता है कि ईरान जो है ये मुज़ाकरात पर आमादा हो जाएगा, अमेरिका जो है इनको आमादा कर पाएगा? देखिए, अभी आप ये समझिए, ईरान इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ईरान ने डिप्लोमेटिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि हमें मुज़ाकरात की आड़ में हमेशा जो है, नेगोशिएशंस की आड़ में हमें बैकस्टैप किया जाता है, और 2 दफा हम पे हमला हो गया। और दूसरी बात ये कि आपने ये समझना पड़ेगा कि ईरान के लिए सीज फायर का लफ्ज अनएक्सेप्टेबल है। सीज फायर का मतलब है कानूनी तौर पे कि टेम्पररी तौर पर हॉस्टिलिटीज जो है वो रुक जाएं। ईरान ने ये इस पॉइंट पे मुज़ाकरात स्टार्ट करने हैं कि यूएस एंड इजराइल, अब वो ये इस बात के ऊपर वो पीछे हटेंगे कि दोबारा दोबारा ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है वो इस वक्त नेगोशिएशंस के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। ईरान के लिए इस वक्त ये जंग जो है एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक जंग के अलावा एक इकोनॉमिक जंग है, जो कि उसने मुसल्लत कर दी है पूरे खत्ते के ऊपर। और साथ ही इसमें आप देखिए कि इसमें मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीज जो कि सारे के सारे एलाइड थे विद यूएस, उनका सबसे ज्यादा नुकसान है। यूएस ने उनको डिफेंड करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा उनकी ऑयल मार्केट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, उनके टूरिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और इसके अलावा ईरान के साथ उनके रिलेशंस भी स्ट्रेंड है। ईरान उनके अंदर मुसलसल हमले कर रहा है अमेरिकन बेसिस के ऊपर। अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त ईरान जो है उसने अपने ऊपर जो है वो लॉसेस जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो लॉसेस बर्दाश्त करने के साथ साथ एक कंक्लूसिव आउटकम्स चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, जो स्टेबिलिटी के ऊपर मुनहसर हों। और सबसे बड़ी बात ये कि ईरान को समझ में आ गई कि जंग ईरान के लिए तो जो एक्सपेंसिव है वो है, क्योंकि उन्होंने ईरान के अंदर ऑयल फील्ड्स को टारगेट किया, वहां पे बहुत सारे मासूम इंसानों की जानें गई हैं, और वहां के टॉप नॉच लीडरशिप को शहीद किया। तो ईरान तो नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है, बट ईरान इज ऑल्सो मेकिंग इट कॉस्टली फॉर इजराइल एंड यूएस। और ये जंग जो है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत ज्यादा सोच से ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है फॉर यूएस एंड इजराइल, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट डिप्लोमेटिक, उनका एक डिप्लोमेटिक स्टेटस खत्म हो गया है, उनका जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो उनका एक स्टैचर था वो कमजोर हो गया है। प्लस रशिया को आप देखें, चाइना को आप देखें, वो बिल्कुल साइड पे पेरिफ्री पे खड़े हैं, और वो इस वक्त उनको नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है इस वक्त शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। मिस मरियम, मुझे एक चीज़ यहाँ पे पहले बताइएगा, जो ईरान ने अपनी शराइत रखी अमेरिका के आगे कि हम इन शराइत पर जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, क्या आपको लगता है वो शराइत अमेरिका मान लेगा? देखिए, मैं आपको फिर जो कह रही हूँ कि ये जंग ईरान से ज्यादा अब यूएस के लिए कॉस्टली हो गई है। कॉस्टली इन द सेंस नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टेचर। उसके एलाइज उसको छोड़ चुके हैं। यूएस इंटरनली जो ट्रम्प साहब हैं उनकी पॉलिसीज के लिए इंटरनल जो एक सपोर्ट थी वो बिल्कुल जीरो है। और इसके साथ साथ ये जंग इसराइल के लिए भी बहुत कॉस्टली हो चुकी है, क्योंकि हर रोज बराजेस ऑफ जो मिसाइल्स हैं वो जा रहे हैं टुवर्ड्स इसराइल, और वहां पे उनकी नॉर्मल लाइफ जो है वो थोड़ी, अगर आप उसको समझें तो वो नॉर्मल नहीं है इसराइल के अंदर। तो साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि ईरान क्या लूज कर रहा है। ईरान के अंदर लोगों की शहादतें हो रही हैं, और उनके अवाम अपनी गवर्नमेंट को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, और ईरान के लोगों को पता है कि हमारे लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। इस वक्त जो ईरान वॉर ऑफ अट्राइशन कर रहा है उसको हम कहते हैं डेथ ग्राउंड, जो डेथ ग्राउंड पॉइंट, और इसको हम डूम्सडे स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, कि ईरान के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन ही नहीं है
कि वो जंग को एस्केलेट किए रखे, क्योंकि बार बार ईरान की सॉवरेनिटी के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि और दुनिया को, यूएस के जो सारे अज़ाइम है वो भी समझ में आने शुरू हो गए कि पहले उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हटाया, अपने लिए ऑयल के ऊपर हमला किया, और अब जो है वो इरानियन अवाम को जो है ये पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि वो उनको आज़ादी दे रहे हैं। और ये कैसी आज़ादी जिसमें पहले ही दिन उन्होंने 150 से ज़्यादा मासूम बच्चियों को जो है वो शहीद कर दिया। यहाँ पे मिस मरीम, मैं एक और आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि इंटेलिजेंस की भी बात हुई और एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो बढ़ चढ़ कर सामने आया। अमेरिका की जो है इंटेलिजेंस वो नाकाम होती नज़र आई है। एक तरफ वो अली लारजानी और मुश्तबा खामनाई साहब की जो उनको लोकेशन या कोई रैकी बताएगा तो उनको $10 मिलियन तक उन्होंने जो है ऐलान किया कि हम देंगे। तो कहाँ गई उनकी इंटेलिजेंस, कहाँ गई उनकी जो है वो सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स और उनके इदारे जो इतना नहीं बता सके कि अली लारजानी और मुश्तबा खामनाई साहब हैं कहाँ पे, और पता तो बाद में चलता है कि वो तो आम पब्लिक में थे। जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये सारी जंग की शुरुआत हुई है, कांग्रेस के अंदर हमेशा जब कोई भी जंग स्टार्ट की जाती है तो सीआईए जो है वो रिपोर्ट्स देती है, जंग की फीजिबिलिटी करके देती है, और तमाम ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो ये सारा एक हमला था और अटैक था प्रिएम्प्ट करने वाला यूएस की तरफ से, वो सीआईए की इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड नहीं था। इंटरेस्टिंगली ये मोसाद की इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड था। जो तमाम इंटेलिजेंस थी उसके अंदर मोसाद ने, अगर आप देखें तो ऐसे क्लिप्स थे जिनको उन्होंने एल्गोरिदम्स के थ्रू एम्पलीफाई करके पूरे अमेरिका में और वेस्ट में सर्कुलेट किया कि एज इफ द वुमेन वांट टू गेट रिड ऑफ हिजाब, दे वांट टू गेट रिड ऑफ द रिजीम, लोग बहुत तंग हैं। तो बेसिकली जो सारी मिसकैलकुलेशन हुई है वो उस मोसाद की जो इंटेलिजेंस थी उसकी वजह से वो मिसकैलकुलेशन हुई है, जिसकी वजह से जो है उनको रिजीम की लेजिटिमेसी, रिजीम की पॉपुलैरिटी का सही अंदाजा नहीं हो सका। नंबर वन। नंबर टू, जाहिर है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लैप्सेस थे ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे वो आपको जून में भी नजर आए होंगे, लेकिन इरानियन गवर्नमेंट ने उन सिक्योरिटी लैप्सेस को बहुत हद तक जो है वो एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया था अपने मुल्क के अंदर। जाहिर है कि उन्होंने बहुत नुकसान उठाया, उनके साइंटिस्ट शहीद किए गए, उनके बड़े बड़े आईआरजीसी के कमांडर्स शहीद किए गए हैं, उनके सुप्रीम लीडर शहीद हो गए इस सारे मामले में। तो आप देखिए कि उन्होंने सिक्योरिटी लैप्सेस को जो है वो एड्रेस किया, नंबर वन। नंबर टू, जो अली लारेंजानी साहब हैं और जो कि उनके दूसरे सुप्रीम लीडर हैं, यूएस बहुत सारी बातें जो है वो अब इस वक्त जो है आई वुड से कि इट इज गिविंग बिग टॉक। उसके अंदर इस वक्त इतनी स्ट्रेंथ और इतना मुझे वो नहीं नजर आ रहा उनके अंदर एक इट्स शैलो टॉक दैट दे आर डूइंग। वो क्यों? क्योंकि अगर वो मुश्तबा खामेनाई साहब को भी जो है वो अगर शहीद कर देते हैं तो उनके बाद नेक्स्ट भी लोग तैयार बैठे हैं इस पूरे मिशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो बेसिकली उनको जो है बहुत ज्यादा थ्रेट्स दिए ट्रम्प साहब ने कि हम इनको भी जो है शहीद कर देंगे, लेकिन उनको समझ में आ गई है कि इन शहादतों का ईरान की गवर्नमेंट के कंटिन्यूएशन पे, उनकी पॉलिसीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा सबसे बड़ा एक और इशू भी हो गया है कि ईरान ने जो कि मुसलसल हमले किए अमेरिकन बेसिस के ऊपर अपने आसपास के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, तो यूएस की और इसराइल की कैलकुलेशन थी कि वो लोग भी पलटकर हमला कर देंगे ईरान के ऊपर, और ये लोग आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट में एम्ब्रॉयल्ड हो जाएंगे, और फिर इसका भी फायदा जो है यूएस को और इसराइल को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन डिप्लोमेसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इन कंट्रीज ने जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रेन शो किया है, और उन्होंने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, और पाकिस्तान ने उसमें बहुत एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि इरानियंस आर वेरी वेरी क्लियर हेडेड। इस वक्त जो भी हमले सिविलियन पॉपुलेशन और सिविलियन टारगेट्स पे हो रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो ईरान ने बार बार बताया कि ये टारगेट्स और ये सिविलियन हमले हमने नहीं किए, हम सिर्फ यूएस बेसिस को, यूएस कॉन्सुलेट और यूएस इंटरेस्ट की जो जगह हैं हम उनको टारगेट करेंगे। साथ ही आप देखें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि उनका एक तगड़ा तरीन बहरी बेड़ा था, इसके लिए हम अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो लंगड़ाता हुआ, इट इज लिम्पिंग अराउंड एंड गोइंग बैक इनटू द ओशन। तो अब आप ये देखिए कि उसके ऊपर भी हमला हो गया और वो इट इज रेंडेड यूजलेस। तो इससे सारी समझ में आती है कि इस वक्त जब आप नेगोशिएशंस की बार बार मुझसे बात कर रहे हैं, तो नेगोशिएशंस वो पार्टी जो है उसको उसके ऊपर जो है एक एस्केलेशन लेटर चूंकि ईरान ने अपने लिए बरकरार रखा है, इसलिए नेगोशिएशंस भी ईरान अपने टर्म्स पे करने का इरादा रखता है। अगर वो अपने टर्म्स पे नहीं करेगा तो फ्रॉम ईरान साइड इट्स अ वॉर ऑफ अट्राइशन,
और ईरान फुल ऑन एस्केलेटेड रखेगा। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान यूएस के एलाइज को हो रहा है, जिस तरह के साउथ कोरिया, इंडिया, जापान, पूरा का पूरा यूरोप। और साथ ही साथ अब उनको यूएस कह रहा है कि आप लोग फॉर द टाइम बीइंग रशिया से ऑयल खरीदें। आप इमेजिन करें कि पूरा यूरोप उसका रॉ पॉइंट है रशिया के साथ ट्रेड करना, क्योंकि यूक्रेन के पॉइंट आ जाता है। तो उनको समझ में आ रही है कि यूएस जब चाहता है तो वो बैकआउट कर देता है, और जब चाहता है तो वो जो है इनको अपने साथ मिला लेता है। तो इसलिए उनका जो आपस में ट्रस्ट है ना, वो उस डेफिसिट का शिकार है। और जो मैं समझती हूँ कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप एक चीज देखते हैं, तो वो एक चीज जो डिस्ट्रॉय की है ईरान ने, वो है मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी। यूएस का भी और इसराइल का भी उसको शेक कर दिया है। क्योंकि हम भी सोचते थे कि इनको क्वेश्चन करना, चैलेंज करना, क्रेडिबल इनको चैलेंज देना ये किसी भी एक मुल्क का काम नहीं है। लेकिन ईरान ने चूंकि कर दिखाया है, इसलिए ईरान नेगोशिएशंस भी अपने टर्म्स पे करेगा। मिस, क्या समझती हैं ये मुज़ाकरात जो हमारे अरब ममालिक हैं इनके लिए कितना ज़रूरी थे, क्योंकि नुकसान तो अरब ममालिक का भी काफ़ी हो चुका है। जी, मैं आपको फिर जो पॉइंट बता रही हूँ, यूएस का जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है अपने एलाइज का भी, कि वो इस जंग को ख़त्म करें। यूएस को खुद भी जंग नहीं जो है उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके अलावा जो उनके एलआई से मैं पहले भी एक चैनल से बात करी थी, और उनको भी मैंने यही बताया कि इस वक्त जो ये जंग ख़त्म करने का जो सबसे ज़्यादा एक इम्पैक्ट होगा, वो मुझे समझ में आती है कि ये ईरान ने इसको मिलिट्री से ज़्यादा इकोनॉमिक जंग बना दिया है। इसने सब के सब स्टेट्स की इकोनॉमी को इतना क्रेडिबल चैलेंज दे दिया है। पूरी दुनिया के इस इकोनॉमिकल सिचुएशन के ऊपर इतना इम्पैक्ट आया। आप पाकिस्तान को ले लीजिए कि हम कितने इम्पैक्टेड हैं इस वक्त विद द फ्यूल प्राइसेस, कमोडिटीज के प्राइसेस। और साथ ही साथ हमें हर तरह की जो है इस वक्त एक सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे एक चैलेंज मिला हुआ है। हमारी गवर्नमेंट भी उससे डील कर रही है, हमारा पूरा मुल्क डील कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में इसका ज्यादा इम्पैक्ट है। तो वो जो सारी दुनिया में इसका इम्पैक्ट समझ में आ रही है, एक तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर है यूएस के ऊपर। नंबर 2, यूएस को अपने अहदाफ हासिल करने में नाकामी हुई है। नंबर 3, यूएस जो है वो इस वक्त जो है एम्बेरसमेंट का शिकार है। नंबर 4, उनके इंटरनली बहुत ज्यादा इस जंग के ऊपर उनको शदीद किस्म के क्रिटिसिज्म का सामना है ट्रंप गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ इसराइल के अंदर आप देखिए कि इसराइल को भी अपने जो अहदाफ हैं वो हासिल होते हुए मालूम नहीं हो रहे। प्लस जो उनके अरब कंट्रीज थे, उनके अंदर भी जो उनकी पोजीशन थी वो काफी हद तक जो है वो कमजोर हो चुकी है। तो इस सारी सिचुएशन को अगर आप एक कम देखेंगे और आप ये समझेंगे कि ईरान जो है उसने अकेला बहुत चैलेंज दिया हुआ है इस सारे इलाके को, तो शायद आपको समझ में आएगा कि ईरान इस वक्त जो है तमाम लॉसेस बर्दाश्त करने के बावजूद नेगोशिएशंस के टर्म्स एंड कंडीशंस को खुद डिक्टेट करेगा। और ईरान के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त कि दोबारा उसकी सॉवरेनिटी पे बार बार हमला ना किया जाए, बल्कि इट शुड फिनिश वंस फॉर ऑल। और जो ईरान के लोग हैं, अगर कहीं ना कहीं कोई रिजीम के खिलाफ भी था, तो अब वो शदीद नेशनलिस्टिक फर्वर के अंदर आते हुए एक इंपीरियल और कॉलोनाइजिंग पावर्स, जो कि सिर्फ उनकी नज़र तेल की, उनकी जो मादनियात हैं और उनकी तेल हैं उनके ऊपर है, तो यकीनन तमाम ईरानियंस जो हैं वो इस बात को बहुत मुश्किल बना देंगे कि कोई भी फॉरेन पावर्स जो हैं या वो खुद आए या वो अपनी इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट लेके आए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो फुली कमिटेड है टू दिस इंश्योरिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। अपने ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर खुद कंट्रोल रखना चाहती है। वो अपनी गुर्बत में वो इस वक्त नुकसानात उठा के अपने स्टेट को जो है सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वो डेथ ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहे हैं। उन्होंने एस्केलेट किया हुआ है, वॉर ऑफ अट्राइशन बनाया हुआ है, और यूएस और इसराइल इसको वॉर ऑफ अट्राइशन में चेंज होते हुए नहीं देखना चाहता था। तो मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशंस होंगे अगर, तो वो ईरान के डिक्टेशंस के ऊपर होंगे। ईरान टर्म्स एंड कंडीशंस देगा उसके लिए। बेशक जी, ये जंग जो है ईरान ने हथियारों के साथ साथ दिमागी जो है ये जंग भी बहुत ऐसन तरीके के साथ लड़ी है। इकोनॉमिक जंग जो है ये बना दिया है ईरान ने यूएस के लिए, और यूएस मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नज़र आया है इस जंग में। आगे इस खित्ते में क्या होगा, कौन से जो है नए असरात जो हैं वो जन्म लेंगे, मुज़ाकरात पर जो है क्या ईरान आमादा हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।